साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण जजमेंट पे जो है मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक जो है वो जुड़ा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कैसे लेवे एंटिसिपेटरी बिल। साथियों इस विषय पे दो महत्वपूर्ण जजमेंट है जिसको मैं डिस्कस करूंगा और दोनों ही जो जजमेंट है ये है ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट के। आप जजमेंट का जो है नाम नोट कर लीजिए। जजमेंट है विवेक आनंद बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और जजमेंट है एमपी हाई कोर्ट का जिसका डेट है 25 अगस्त 2025। और एक मैटर और भी है जो अटैच्ड है विद द सेड मैटर जिसका नाम है योगराज बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। सेम डेट है 25 अगस्त 2025 और सेम हाई कोर्ट है ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट। इस मामले में क्या हुआ था कि जो आरोपी है इसके विरुद्ध एक एफआईआर हुई और सेक्शन था 316, सेक्शन 61 सब क्लॉज 2 BNS और इसके अलावा धारा 7 सब क्लॉज C PCED का जो है लगाया गया। एलिगेशंस क्या थे आरोपी गण पे कि इन्होंने फाइनेंशियल इनरेगुलरिटीज करी है और इनका कहना यह था आरोपी गण का कि हमने कोई भी अपराध नहीं किया है, हमको झूठा जो है फंसाया गया है, वी आर फॉल्सली इम्प्लीकेटेड एंड दैट्स व्हाई वी डिजर्व द बेनिफिट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि एंटिसिपेटरी बेल के लिए जो प्रोटोकॉल कानून में है उसके लिए धारा है 482 ऑफ BNSS और पूर्व में धारा थी 438 ऑफ CRPC। एंटिसिपेटरी बेल के लिए हमें दो बातें जो है शो करनी होती है। पहली बात, मामला जो है फॉल्स है, इन द फॉल्स केस IU इज विलिंग टू अरेस्ट अस विदाउट एनी बेसिस। और दूसरी बात, इस मामले में हम कॉपरेशन कर चुके हैं, देयर इज नो नीड फॉर एनी रिकवरी और इन्वेस्टिगेशन। केवल मात्र IU जो है गिरफ्तार करना चाहता है इस झूठे केस में, दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम द कोर्ट। क्लियर हो गया अपने को। इसके अलावा आप नोट डाउन कर लीजिए कि जो पावर है एंटिसिपेटरी बिल की ये कौन एक्सरसाइज करेगा, सेशंस कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट। जहां पर आपका ट्रायल चलना है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामले का, वो कोर्ट भी जो है सेशंस कोर्ट है, जिसलिए हम बिफोर द कंसर्न कोर्ट एंटिसिपेटरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में अप्लाई किया कंसर्न आरोपी गण ने, पर उनको बेल का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मामला जो है पहुंचा ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो इनका पहला तर्क ये था कि हमें इस मामले में जो है झूठा फंसाया गया है। ये तर्क इन्होंने क्यों दिया? इनका कहना यह कि जो भी आरोप है वो है फाइनेंशियल इनरेगुलरिटीज को लेकर के, जबकि जो भी अमाउंट का गबन हुआ है वो हमने नहीं करा है, जिन सोसाइटीज ने किया था वो अमाउंट उन्होंने जमा करवा दिया है। तो ऐसे सिनेरियो में कोई भी रॉन्गफुल लॉस संस्थान को नहीं हुआ है, सरकार को हुआ नहीं है, तो हम किसी भी रूप में जिम्मेदार जो है ठहराए नहीं जा सकते। दूसरी बात है कि हमने कोई भी एक्टिव सपोर्ट नहीं करा किसी भी बेनिफिशियरीज को, और जो भी आरोप है उनका फेट जो है वो तय होगा ट्रायल में। हमसे कोई रिकवरी होनी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हमने जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट करवाया है, वी कम्प्लीटली कोऑपरेटेड विद द इन्वेस्टिगेशन। और इसके अलावा जो अदर को अक्यूज्ड है उनको भी जो है बेल मिल चुकी है, दैट्स वाई ऑन ग्राउंड ऑफ रूल ऑफ पैरिटी हमें बेल का लाभ जो है मिलना चाहिए। तो समस्त स्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी गण को जो है बेल का लाभ प्रोवाइड कर दिया। तो ये फैसला जो है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें व्हेनेवर वी आर गोइंग टू मूव फॉर द एंटिसिपेटरी बेल कंसर्निंग द ऑफेंसेस अंडर PCED। सबसे पहले बात, जो ऑफेंस है उसकी ग्रेविटी को देखिए कि उसका पनिशमेंट क्या है। अगर पनिशमेंट 7 साल तक है तो ऐसे सिनेरियो में क्या कारण रहा कि आपको धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS का लाभ दिया नहीं गया। अगर लाभ नहीं दिया गया जानबूझ के, आप वो लाभ मांग रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में जो कंप्लायंसेस है उसका ग्रॉस वायलेशन होता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जहां पनिशमेंट 7 साल तक है वहां पर 41A CRPC जो कि वर्तमान में हो गया धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS इंपेरेटिव है। अगर ये बेनिफिट्स नहीं दिए गए तो डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन इज गोइंग टू वायलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द कंसर्न अक्यूज। यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ फंडामेंटल राइट के बारे में क्योंकि हमें अधिकार है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का, और उसमें एक बात जोड़ दी गई है कि हर आरोपी को अधिकार है टू गेट द फेयर प्रोसीडिंग। अगर प्रोसीडिंग की एंग्जाइटी में हो रही है, विदाउट बेसिस हो रही है, केवल गिरफ्तारी करना है यही टारगेट है, तो ऐसे सिनेरियो में स्पष्ट है कि सिर्फ और सिर्फ गलत दिशा में जाकर के अनफेयर तरीके से प्रोसीडिंग्स को कॉन्डक्ट किया जा रहा है और जो कंसर्न अक्यूज है उसके राइट्स को वॉयलेट किया जा रहा है। क्लियर हो गया अपने को। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको नोट डाउन करनी है, द कॉपरेशन विद द इन्वेस्टिगेशन। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कॉपरेट नहीं करते हैं, आप लोग भाग जाते हैं, एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, या कैसे करें कॉपरेट आपको मालूम नहीं होता है। इसके कुछ कॉमन मेथड्स हैं। आरोपी जो है जरिए एडवोकेट भी संपर्क कर सकता है विभाग को, अपना जो भी ज्ञापन है, सबमिशन है, वो दिखता है विभाग को। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जा रहे हैं विभाग में पर सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी बोलता है भाई कल आना, परसों आना, फिर अधिकारी नोटशीट खींचता है कि भाई आरोपी आता नहीं है, कॉपरेट नहीं कर रहा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जा रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट में या ACP के दफ्तर में तो अटेंडेंस को मार्क कीजिए। वो लोग नहीं करवाते हैं आपसे मार्किंग, देयर इज नो नीड टू वरी। आप डिपार्टमेंट में जाइए, बाहर खड़े हो जाइए, फोटो खिंचवा लो। और एक बात ध्यान रखना कि जिस ऐप से फोटो लोगे उसमें लोकेशन भी आनी चाहिए, उसका बहुत फायदा मिलता है। क्लियर है बात ये कि हम तो वहाँ गए थे पर हमको सुना नहीं जा रहा है। इसके अलावा जो आपका
टेलीकॉम ऑपरेटर है उससे आपका जो कॉल लोकेशन है वो भी आप ऑप्टेन कर सकते हो, टू शो दैट कि आप लगातार जा रहे हो, परस्यू कर रहे हो मैटर को, पर वही लोग जो है इंटरेस्टेड नहीं है आपकी बात सुनने में, अल्टीमेटली दे आर पॉइंट टू प्रिजुडाइज योर राइट्स। क्लियर हो गया अपने को। तीसरी बात है कि जो भी थ्योरी सेट हुई है वो थ्योरी क्या है, उसका आपके पास संभावित उत्तर क्या है, इस पर जो है आपको काम करना होगा। उदाहरण के लिए उनका कहना है कि आपने पैसे को ड्रॉ किया और गबन कर लिया, जबकि कहना आपका ये होता है कि भाई हमने गबन नहीं किया है, हमने बाकायदा पैसे दिए हैं, उनकी रिसिप्ट्स हैं और उसको जानबूझ के जो है रिकॉर्ड पे नहीं लिया गया। तो इस तरह के जो कॉमन डिफेंसेस हैं उसको जो है रिकॉर्ड पे रखो। आपको एक बात दिमाग में सेट कर लेनी है, जो बेसिस है एंटिसिपेटरी बिल का, कि फॉल्स इम्प्लीकेशन वो कैसे साबित होगा कि जो भी आरोप है उसके खंडन में आपके पास पुख्ता आधार है। अगर आधार पुख्ता नहीं है, जनरल में जो है बातचीत कर रहे हो, तो आपको राहत नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली बात, हमें रोल को आइडेंटिफाई करना है और हमारा एक्सटेंड क्या है। अगर रोल स्पेसिफिक है और एक्सटेंड भी जो है बहुत डीप है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर हमको पुख्ता मेहनत करनी होगी और पुख्ता तरीके से अपने पॉइंट्स को जो है लिखना होगा, अदरवाइज हम बच नहीं पाएंगे। चौथी इंपॉर्टेंट बात ये जो है आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपका क्रिमिनल एंटेसिडेंट क्या है, आपके एक विरुद्ध कितने आपराधिक मामले, आप कहाँ निवास करते हैं, आपका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, आपकी जो फैमिली है उसका रिकॉर्ड क्या है। तो ये भी एक सहायक फैक्टर होते हैं कंसर्निंग द एंटिसिपेटरी बिल। और सबसे आखिरी बात कि आपसे क्या इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, क्या रिकवरीज पेंडिंग है। कई बार ऐसा होता है कि ये लोग कहते हैं कि साहब हमें पूछताछ करनी है, आरोपी चाहिए, पर एक बात ध्यान रखिएगा कि क्या पूछताछ करनी है, इसका भी स्पष्ट ब्यौरा देना होगा। अगर स्पष्ट ब्यौरा नहीं है प्रोसिक्यूशन एजेंसी के पास में, तो ऐसे सिनेरियो में वो डिटेंशन को रूटीन वे में क्लेम नहीं कर सकती। अगर उनको चाहिए कस्टडी के लिए आरोपी, तो दे हैव टू शो कि इज नॉट गोइंग टू कॉपरेट, वो भाग रहा है, बच रहा है, और प्रश्नों का उत्तर जो है जिस कारण से हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। सिर्फ ऑब्जेक्ट यही है कि पूछताछ करनी है, पर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, जस्ट फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ द अथॉरिटी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि आयु को जो है व्यक्ति चाहिए। इस ग्राउंड पर हम किसी भी रूप में एंटिसिपेटरी के बेनिफिट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। इस बिंदु पे कई एम्पल जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। तो जब भी आप ड्राफ्ट कर रहे हैं इस तरह की बेल को, तो आपको ये महत्वपूर्ण बिंदु जो है ध्यान में रखने हैं, सो दैट आवर राइट्स कुड बी प्रोटेक्टेड एज पर लॉ। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।